हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, अर्थात सामान्य विज्ञान अर्थात जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके गत वर्ष में कई बार पूछे गए हैं, जिनकी बार बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाला नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस कथन को कौन वैलिड ठहराता है कि द्रव्य ना तो बनता है ना ही उसका विनाश होता है। ये आपका प्रासरण का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है दोस्तों, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होता है दोस्तों, वो हमें बताता है कि द्रव्य न तो बनता है ना ही उसका विनाश होता है, केवल दोस्तों अवस्था में परिवर्तन होता है। वैसे यदि आपका ऊर्जा के लिए आएगा दोस्तों यही नियम आएगा, तो आप ऊर्जा का संरक्षण का नियम बोल देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता मतलब दोस्तों इसे आप बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए कौन से वाले लेंस का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। उत्तल लेंस का, द्विफोकस लेंस का, या उत्तल लेंस का, या फिर आपका सिलेंडरी लेंस का। दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए अबिंदुकता होती कैसे है दोस्तों। इसमें क्या होता है, देखिए दृष्टिपटल पर प्रकाश का सही बिंदु फोकस नहीं बन पाता दोस्तों, और उसी के कारण हमारा क्या होता है, आंखों में धुंधलापन होता है। प्रतिबिंब नहीं बन पाने के कारण दोस्तों दिखाई वस्तु वहाँ पर प्रॉपर नहीं दिखाई देती। तो इसमें यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में यहाँ पर देखिए साफ साफ देखा जा सकता है, अर्थात दूरदृष्टि दोष में दोस्तों हम कौन सी वाली वस्तुओं को साफ देख सकते हैं, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए दोस्तों हम दूर की वस्तुओं को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपका निकट दृष्टि वाला आएगा तो उसमें हम दोस्तों निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते, अर्थात विपरीत होता है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर देखिए दूरदृष्टि दोष में जो आपका इस्तेमाल होने वाला लेंस होता है दोस्तों हाइपर मायोपिया में, इसे हाइपर मायोपिया बोलते हैं। इसमें दोस्तों उत्तल लेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ आप निकट वाली दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा कहें दोस्तों, या फिर आप गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं इसे। इनमें से किसमें सर्वोत्तम होगी, ये शीशे में होगी, कांच में होगी, तांबे में होगी, या जल में। इसमें देखिए दोस्तों आपकी जल में होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब जल के भाप से आपका हाथ जलता है तो बहुत ज़्यादा कष्टकारक होता है, तो उसका यही रीज़न होता है दोस्तों कि उसमें विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में दोस्तों कौन से वाले अंग का यहाँ पर प्रत्यारोपण किया जाता है, या फिर आप कहें कौन से वाले अंग का दान किया जाता है। ये कार्निया का, या फिर रेटिना का, या लेंस का, या पूरी आंख का। इसमें देखिए दोस्तों केवल कार्निया का ही इस्तेमाल किया जाता है। कार्निया का दोस्तों प्रत्यारोपण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला कार्निया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रव का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, अशुद्धि के कारण दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, बढ़ जाएगा, कोई संबंध नहीं होगा, या वही रहेगा, या घट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपने द्रव में देखा होगा पानी गर्म होता है तो कौन सी विधि से होता है दोस्तों, ये आपका ऊष्मा की दोस्तों संवहन विधि से होता है। तो संवहन विधि में क्या होता है, एक कण दोस्तों गर्म होने पर ऊपर चला जाएगा, ठंडा कण वहाँ पर स्थान पर आ जाएगा। अब देखिए जब आप अशुद्धि मिला देंगे दोस्तों, तो इन कणों की गति में क्या होगा, व्यवधान आएगा, तो उससे दोस्तों क्वथनांक में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्वथनांक आपका दोस्तों घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। गतिज ऊर्जा मतलब दोस्तों आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जो गति के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, ये किसमें नहीं होगी, इनमें से आपको बताना है। खिंचे हुए धनुष में, या बहता हुआ पानी, या चलती हुई गोली, या चलता हुआ हथौड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो खिंचा हुआ धनुष होगा दोस्तों, उसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब धनुष को आप खींचेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी गतिज ऊर्जा है दोस्तों वो आपकी पोटेंशियल में अर्थात स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसमें आप कहेंगे आपकी पोटेंशियल होगी दोस्तों, तो गतिज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसे दोस्तों आप कह सकते हैं प्रत्यास्थ की स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। हीरे का अपवर्तनांक क्या है, आपको हीरे का अपवर्तनांक बताना है दोस्तों। अपवर्तनांक बराबर आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, एन से आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 क्या है दोस्तों, दो माध्यम है, तो इनके लिए अपवर्तनांक का मान दोस्तों माध्यम 2 में चाल बट्टे माध्यम 1 में चाल। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप हीरे का अपवर्तनांक निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे हीरे में प्रकाश की चाल निकालेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 2.42, अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों वायु में जो प्रकाश की चाल है हीरे की तुलना में 2.42 गुना होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ठोस से यदि द्रव में अवस्था बदलती है पदार्थ की, तो इससे आप क्या बोलेंगे,
गलन बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, क्वथन बोलेंगे या वाष्पन बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। इसे आप बोलते हैं दोस्तों गलन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, गलन। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका उबलना शुरू होगा तो उसे आप क्वथन बोलते हैं, और वाष्प में बदलने पर दोस्तों उसे आप वाष्पन कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा का दोस्तों अच्छा चालक, अच्छा कंडक्टर आपको बताना है। तांबा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। Ag आपका प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दाब का मात्रक क्या है? आपको बताना है दाब का प्रेशर का दोस्तों यूनिट क्या होगी। जूल होगा, पास्कल होगा, डाइन होगा, वाट होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रवों गैसों की दोस्तों जो आपका दाब मापने का मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपका वायुमंडलीय दाब का आएगा दोस्तों तो वो आपका क्या होता है? बार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वस्तु का वेग यहाँ पर देखिए दोगुना कर दिया गया तो इससे क्या होगा? गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या संवेग दोगुना हो जाएगा, या उपयुक्त में या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उस यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। यदि आप वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे तो आप 2v हो जाएगा, और यहाँ पर आप 2v रखेंगे दोस्तों तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। और वैसे यदि आपका संवेग होता है दोस्तों mv, यहाँ पर आप v की जगह पर 2 रख देंगे तो आपका 2 mv हो जाएगा। अर्थात दोस्तों संवेग क्या हो गया? पहले से 2 गुना हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा के लिए आएगा दोस्तों तो वो आपका 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य में दोस्तों इनमें से कौन सी वाली तरंगें संचरण नहीं कर सकती आपको बताना है। ध्वनि तरंगें, या प्रकाश, या ऊष्मा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी ध्वनि तरंगें हैं वो आपकी निर्वात में, निर्वात अर्थात आप शून्य कह सकते हैं दोस्तों, उसमें संचरण नहीं कर सकती। अर्थात दोस्तों ध्वनि के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि में दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं तो उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ये आपका आवेगी बल होगा, संवेगी बल होगा, द्रव्यमान होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला जो आपका बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण अर्थात दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाती है तो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका नाव समुद्र में जाती है तो पहले यहाँ पर देखिए नदी का दोस्तों जो आपका घनत्व होगा, डेंसिटी होगी दोस्तों, वो नदी की जो आपकी होगी वो आपकी कम होगी दोस्तों समुद्र की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका कम से ज़्यादा वाले घनत्व में जाएगा दोस्तों तो नाव का जो स्तर है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ऊपर को उड़ जाएगा, क्योंकि आपका दोस्तों घनत्व ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों थोड़ी सी ऊपर की ओर उड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग काहे में अधिकतम होगा दोस्तों? वायु में होगा, पारे में होगा, लोहे में होगा, जल में। इनमें से आपका जो दिया है दोस्तों यहाँ पर आपका लोहे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपका दोस्तों इस्पात दिया होगा तो इस्पात में दोस्तों लोहे से भी ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान देना है। ठोसों में दोस्तों सर्वाधिक होती है गति वैसे ध्वनि की। ठोसों में भी दोस्तों कुछ वस्तुएं होती हैं जिन पर अधिक कम और ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? जो व्यावसायिक मोटरें होती है दोस्तों घरों में, उन पर किस प्रकार का चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? नाल चुंबक, या सामान्य चुंबक, या फिर स्थायी चुंबक, या विद्युत चुंबक। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबक आपको पता होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर कोर होती है और बीच में दोस्तों एक वायर, मान लीजिए आपका बीच में कोई तार हुआ या फिर कील होगी, तो इसमें एक बैटरी लगाई जाती है दोस्तों। तो इसके माध्यम से इसमें जो आपका चुंबक उत्पन्न होगा धारा के कारण, उसे आप विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश में परावर्तन का नियम कौन सा वाला यहाँ पर बताता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होगा, या आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होगा, या सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला वाला आपका दिखता है, आपतन कोण दोस्तों परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतन का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जिस एंगल पर प्रकाश पड़ता है उसे आप आपतन बोलते हैं, और जिस पर परावर्तित होता है उसे आप दोस्तों, ये आपका आई होगा इंसिडेंट, और जिस पर आपका परावर्तित होता है दोस्तों आपका रिफ्लेक्ट होता है उसे आप बोलते हैं परावर्तन, अर्थात आर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों दोस्तों आपके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है पार्श्विक इकाई है। पार्श्विक किसकी इकाई है? चुंबकीय बल की, या दूरी की, या द्रव्यमान की, या समय की। पार्श्विक दोस्तों दूरी की इकाई है। इससे दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी वाली दूरी को मापते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पार्श्विक ही होता है। इसके माध्यम से दोस्तों हम खगोलीय दूरी को मापते हैं, अर्थात जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है दोस्तों उसको मापते हैं। और प्रकाश वर्ष का भी दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं खगोलीय दूरी मापने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है। वायुमंडल में आपने देखा होगा दोस्तों बादल तैरते रहते हैं, तो इनका क्या रीज़न होता है आपको बताना है।
ये घनत्व होता है, वेग होता है, दाब होता है, ताप होता है। ये दोस्तों आपका होता है घनत्व। क्योंकि दोस्तों जो आपका वायु है, वायु की तुलना में दोस्तों बाहरी बार वायु है, तो वायु की तुलना में जो आपकी डेंसिटी है दोस्तों वो यहाँ पर इसकी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए दोस्तों बादल वायु में तैरते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों आपको सभी को मिलता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।